दोस्तों, दुनिया में सफल कौन नहीं होना चाहता। हर एक इंसान एक दूसरे से ज़्यादा सफल और कामयाब होना चाहता है और हर दिन बस सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। जब हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है तो एक सवाल आता है कि अगर हर कोई सफल होना चाहता है और मेहनत भी करता है तो क्यों हर कोई सफल नहीं हो पाता। जहाँ एक के पास अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा पैसा, नाम, शोहरत, वो सब कुछ होता है जो उसके सपनों को आसानी से पूरा कर सके, और वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इसका जवाब है तो क्या आप वो जवाब नहीं जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। चलिए आज की ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको दुनिया भर के लोग दिन रात पढ़ते हैं और सुनते हैं ताकि वो भी सफल बन सके और अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सके। वैसे इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और उनसे कहा कि मैं दुनिया को अमीर बनने और सफल होने का एक सीक्रेट और एक फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 सालों का वक्त लगेगा। तो क्या तुम मेरे लिए 20 सालों तक काम करोगे? और हाँ, इसकी कोई सैलरी या कोई पैसा मैं नहीं देने वाला। मुझे अभी बताओ, अभी जवाब दो, हाँ या ना। तब ये सुनकर नेपोलियन हिल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझसे कुछ कह रहा है तो मुझे ये काम कर ही लेना चाहिए, और नेपोलियन हिल इस काम के लिए तैयार हो गए। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के सबसे कामयाब और सफल व्यक्तियों से मिलवाया। जब ये व्यक्ति उतने सफल नहीं थे, लेकिन जो कर रहे थे उससे साफ पता चलता है कि फ्यूचर में ये लोग बहुत सफल होने वाले हैं। जाओ और पता करो कि इन सब में क्या चीज़ कॉमन है और ये अमीर कैसे बने। और इसमें सबसे पहला नाम था थॉमस एल्वा एडिसन का। आई होप हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एडिसन कौन है। आपने अपनी किताबों में भी ज़रूर पढ़ा होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इसके बाद वे और भी सफल लोगों से मिले, जिनमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, फोर्ड जैसे लोग भी शामिल थे। और लंबे समय के बाद, लगभग 20 साल के बाद, नेपोलियन हिल ने अपनी इस बुक को पब्लिश किया और हमें कई तरीक़ों से बताया कि कैसे एक नॉर्मल आमदनी करने वाला व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, और इस किताब में बताए गए तरीक़ों पर चलकर वो भी सक्सेसफुल बन सकता है, अमीर बन सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो आइए उनकी किताब थिंक एंड द ग्रो रिच, जो कि एक मास्टरपीस है, उसको शुरू करते हैं। किताब को शुरू करने से पहले आपको जहाँ भी कोई बात पसंद आए, अच्छी लगे, तो उसको लिख ले एक नोटपैड पर, ताकि फ्यूचर में आपको वो इम्पोर्टेंट वर्ड आसानी से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। व्यक्ति जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोची। विचारों में असीम शक्ति होती है अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं। वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सिबन्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाह से हुई जो उसे महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए दृढ़ प्रतीक था। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि उसके ऑफिस में। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में यह विचार गूंजा, तब वह इस हालत में नहीं था कि वह इस पर कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहले यह कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह, उसके पास रेल का भाड़ा देने तक का भी पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को डंग भगा दे और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह पूरी तरह से अपना निश्चय बनाकर आया था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा
कि वह इस आविष्कार के साथ व्यवसाय करने आया हुआ है। काफी समय के पश्चात एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक पर्यटक के समान खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे ये ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादे को भांपकर उसे एक मौका दे ही दिया और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बर्न्स को अपने पहले ही साक्षात के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे तो एडिसन के ऑफिस में कम से कम तनख्वाह पर रखा गया था। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए तो बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने पहले होने वाले पार्टनर को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला पार्टनर वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिनका परिणाम बाद में निकला, पर तब तक वह अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर पूरी तरह से दृढ़पूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है कि जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो ही जाता है। बर्न्स पूर्णतः एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतीक होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने वह विचार किया मैं यहाँ पर एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस अपने मकसद में जीत ना जाऊँ, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। यह सोच ही है कि आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात न पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी सोच और बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसको वह तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात यह होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा में से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफ़ा तो दुर्भाग्य तथा दक्षिण हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साहित नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया, तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साही थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन को बनाने वाला। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। यह व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर आप चाह ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। बर्न्स ने जितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी यह संख्या रही हो, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वह हासिल किया जो वह असल में चाहता था।
बंस ने तब यह सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह इस विचार और दृढ़ता के साथ सोचे, इस पर पूरी इरादे के साथ अमल करे जब तक वह उसे हासिल न कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और एक डिजायर, इच्छा शक्ति थी कि वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वह उस महानतम आविष्कार का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर अपना काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फुट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे पागल लोग थे। तब उसके अंकल को भी एक अन्य व्यक्ति की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोना का निर्माता है, न कि जमीन। वे खुदाई करने के लिए निकल पड़े और बेशक यह मुश्किल था, पर सोने की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वे तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया था तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कलोर्डी के सबसे बड़ी खान उनके पास है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह हर दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराश के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वह उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ ना लगी। अतः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया जो उन्होंने खरीदी थी। उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना होगा कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से नहीं था जिसको यह मशीन बेची गई थी। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोना एक सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहाँ से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले इसकी वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन की खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब तक निकल पाया जब एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया। उसे पता लगा कि इच्छा शक्ति, डिजायर के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसके अंकल की जिंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी का प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि का मतलब न हो यह जरूरी नहीं। उसने अपने कार्यों को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसने यह तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना न निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ न कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलता से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं है। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नज़दीक थी। असफलता के मामले में बहुत चालाक हैं। वे लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नज़दीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट पाठ। हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से यह पता लग गया था
कि जरूरी नहीं कि न का अर्थ न ही हो। एक दोपहर वे अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत ज़मीन थी जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी दरवाजे से एक बच्चा निकलकर आया और दरवाजे के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए जोड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से, ठीक है? उस लड़की ने जवाब दिया, पर वह कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम में लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। कुछ देर जब उन्होंने पलटकर फिर देखा तो उस बच्चे को खड़ा पाया। वह फिर से चिल्लाए, जाती हो यहाँ से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर यह जवाब दिया, ठीक है, पर वह उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मील में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर एक भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे वे आज अपने सामने एक बच्चे की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्से और निर्दयी व्यक्ति है। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नज़दीक पहुंचे, वह लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ी और अंकल की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए दृढ़ता पूर्वक बोली, वह मेरी मम्मी के पैसे हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रोड को नीचे जमीन पर फेंका और अपनी जेब से हाथ डालते हुए आधा डॉलर निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वह पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सा नुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में ही सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति का इतने दृढ़पूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बच्चे के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्नों के चारों तरफ घूम रहा था। उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस समय असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल और खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुराने मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी। और डर्बी ने फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्चे के पास ऐसा कौन सा विशेष शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। सिद्धांत में पूरी जानकारी है जिसको ठीक उस बच्चे की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और यह पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह कौन सी विशेष शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में यह एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या फिर उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद वह वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया था कि उस बच्ची ने इस शक्ति का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वह उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो बच्ची को उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है तो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में न का अर्थ न नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीददार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा न कहा था। उसने याद किया कि वह सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफल होना सिखा दिया।
उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल उस मजदूर की बेटी और सोने की खान से तीनों कहानियां निसंदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमे की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी, कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा, पर इन सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। असल में उन्होंने उन असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। इससे पहले हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़े, आपको ये सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि इतने वर्ष से कहां पर छिपा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्षों आम जनमानस का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसे कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उन मन स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वह सब हासिल कर लेते हैं। और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मन स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से कैसे धनिक बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूँ। 1929 में देश के व्यापारी मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वह अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा बिजनेस फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसे ही था जैसे एक मोमबत्ती और अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वह सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की एक कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह बुक